नमस्ते, मैं यहाँ ऐश के साथ हूँ। आज मैं आप सभी के साथ इस मंजिल वाली मानसिकता के बारे में विस्तार से बात करना चाहती हूँ। इसमें हमारा मुख्य ध्यान आमतौर पर किसी विशेष मुकाम, आखिरी मंजिल, मील के पत्थर या फिर किसी परिणाम तक पहुंचने पर ही केंद्रित होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको एक स्पष्ट दिशा, मकसद और प्रेरणा प्रदान करता है। कुछ भी शुरू करने के लिए हमें एक लक्ष्य चाहिए। हम बिना किसी लक्ष्य को मन में रखे शायद ही कभी किसी काम की शुरुआत करते, पर नुकसान ये है कि ये हमारी खुशी को अंतिम लक्ष्य प्राप्त होने तक टाल देता है। मंजिल मिलते ही प्रेरणा खोने का जोखिम रहता है। आप जानते हैं, वहां पहुंचने पर अक्सर एक खालीपन सा महसूस होने लगता है। ये मुझे सोचने पर मजबूर करता है कि वहां पहुंचने पर, उस मोड़ पर हमें एक एहसास होता है, एक तरह की उदासी का एहसास। हमें, आप जानते हैं, काफी मायूसी होती है, जैसे कोई बहुत बेडी मानसिक गिरावट महसूस हो रही हो। ये शायद पार्टी नहीं बल्कि योजना बनाने के बारे में था। आप जानते हैं, आप तो बस पार्टी की योजना बना रहे थे। जब हकीकत में असल में पार्टी होने का समय आता है तो अक्सर वो आपकी ऊंची उम्मीदों पर पूरी तरह खरी नहीं उतरती है। तो आप जानते हैं कि असली खुशी, असल में वह असली आनंद तो उस योजना को बनाने की प्रक्रिया में ही छिपा था। मंजिल केंद्रित सोच का जोखिम ये है कि इससे मानसिक थकान हो सकती है, या फिर ये पूरा सफर आपको महज एक ऐसी कठिन बाधा की तरह लग सकता है जिसे बस किसी तरह पार करना है। इसके ठीक विपरीत सफर वाली सोच, जो प्रक्रिया आधारित है, ध्यान इस पर है कि हम वर्तमान रोज के कामों का आनंद लें। और आपके व्यक्तिगत विकास के लिए तो सफर की मानसिकता निरंतर सीखने और लचीलेपन और तत्काल मिलने वाले परिणामों की परवाह किए बिना आंतरिक खुशी बढ़ाती है। हम अपने इस सफर के हर छोटे बड़े पहलुओं को अच्छी तरह नियंत्रित कर ही सकते हैं। हम अपनी कड़ी मेहनत और सकारात्मक नजरिए को पूरी तरह संभाल सकते हैं, पर हमें अंतिम परिणाम के बारे में निश्चित तौर पर पता नहीं होता। हम परिणाम को नियंत्रित नहीं कर सकते, पर हम अपने कर्मों के तरीके को संभाल सकते हैं। और सफर की मानसिकता का परिणाम स्थायी, दीर्घकालिक सफलता और कहीं अधिक बेहतर तथा निरंतर संतुष्टि को प्राप्त करना है। तो सही नजरिए से देखें, मंजिल समय का एक बिंदु है, जबकि सफर हमारे जीवन का वास्तविक और निरंतर प्रवाह है। और मेरा उद्देश्य इंतजार के दौरान होने वाली हताशा और बेचैनी को पूरी तरह से नकारना या उसे किसी भी तरह से कम आंकना अथवा पूरी तरह से अनदेखा करना बिल्कुल भी नहीं है। किसी चीज के लिए अगर कोई इसे इस तरह से समझना चाहे तो कृपया वैसा न समझे। मुझे तो बस यही लगता है कि एक सही संतुलन और एक संतुलित नजरिया रखने का अर्थ ये समझना होगा कि हमें वास्तव में एक ऐसी मंजिल की आवश्यकता है जो हमें आगे बढ़ने के लिए दिशा दे सके, लेकिन जीवन को सफर समझना ही इस पूरी प्रक्रिया को सराहने का सबसे बेहतर तरीका है। तो मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि आपको पूरी तरह किसी एक या दूसरे के ही पक्ष में होना चाहिए। इसका मतलब है कि हम रास्ते के हर कदम में मंजिल पाते हैं और इसे अक्सर सबसे संतुलित नजरिया माना जाता है। तो मुझे लगता है कि इस पूरे लंबे सफर में ऐश मुफारिह के साथ, इस प्रक्रिया के दौरान और ऑन पैसिव तथा ऐश के साथ मिलने वाली जीत में वास्तव में बहुत से लोग केवल अपनी मंजिल की ही सबसे अधिक फिक्र और चिंता कर रहे थे। और मेरा मानना है कि यही एक मुख्य बात है जो हमें सबसे ज्यादा असंतुष्ट और परेशान करती है। किसी भी चीज से अगर हम सिर्फ इसके अंत की चिंता करें, मेरा मतलब है, सच तो ये है कि वास्तव में किसी भी चीज का कभी कोई अंत नहीं होता। ये समय के साथ निरंतर विकसित होती रहेगी। इसलिए मैं बस आपसे यही कहना चाहूंगा कि जब चीजों में उम्मीद से ज्यादा समय लगने लगे तो निराश होना पूरी तरह स्वाभाविक है। दूसरी बात जिसने इस विचार प्रक्रिया को मेरे मन में जगाया, वो एक उद्धरण था जिसके बारे में मुझे नहीं लगता कि उसका कोई सीधा संबंध था जरूरी तौर पर इंतजार की इस अवधि से विभिन्न चीजों के लिए, पर मैंने इसे इसी से जोड़ा। विचार है कि छोटी खुशियां ही वह तरीका है जिनसे हम बच पाते हैं गहरे दुख की स्थिति से। भले ही अभी कोई बड़ा दुख ना हो, फिर भी आप शायद मन में थोड़ा दुख महसूस करते होंगे कि आपने सोचा था कि जीवन का समय थोड़ा अलग होगा। मुझे लगता है कि जब हम किसी बहुत बड़े दुख की बात करते हैं, मेरा मतलब है जीवन के बड़े दुख, जैसे किसी को हमेशा के लिए खो देना। हालांकि जहां तक मेरे अपने खुद के व्यक्तिगत अनुभव की बात है, जीवन के इस सफर के प्रति गहरा आभार और सच्ची कृतज्ञता महसूस करना ही मेरे लिए सबसे बड़ा सूक्ष्म आनंद है। ये वे खास ऐसी छोटी खुशियां हमें इस प्रक्रिया में बने रहने और मनचाहा परिणाम न मिलने के दुख से उबारने में मदद करती हैं।
इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अपना नजरिया बदलने और उस कला का अभ्यास करने पर सोचें जिसमें रास्ते में मिलने वाली उन सौगातों को पहचानना शामिल हो जो हमें मिलती हैं। इस प्रक्रिया में मैं आपको यह सुनाता हूं, गौर करने की कला। गौर करने की कला का अभ्यास और जीने की कला हमें धीमे होने और वर्तमान में रहने को कहती है। रोजमर्रा के छोटे पलों में सुंदरता खोजना, अपनी स्वयं की व्यक्तिगत गति का पूर्णतः सम्मान करते हुए जीवन की सहज लय को अपनाकर और गहन आत्मचिंतन और आभार के लिए जगह बनाकर हम साधारण दिनों को सुख, अर्थ और शांत जादू में बदल देते हैं। तो आप जानते हैं, जैसे जैसे बचपन में मेरा परिवार छुट्टियां मनाता था, खूब सारी छुट्टियां। हम गर्मियों की छुट्टियां मनाते, हम विमान से नहीं रोड ट्रिप पे जाते थे। और शायद कुछ लोगों को रोड ट्रिप पे जाना बेकार चीज जैसा लगता है। देखा जाए तो ज्यादातर लोग शायद रोड ट्रिप की लंबी यात्राओं के बजाय हवाई जहाज से सफर करना कहीं ज्यादा बेहतर और आसान विकल्प मानेंगे। लेकिन मुझे बचपन की रोड ट्रिप्स पसंद आने की वही वजह है जिससे मुझे आज भी सफर अच्छा लगता है, ताकि मैं इसे कर सकूं और फिर हिम्मत जुटाकर इसे बस निपटा लूं। दरअसल सच बात यह है कि मुझे अपने लिए एक बिल्कुल सही और उचित वक्त तय करना चाहिए ये कहने के लिए कि चलो ठीक है, मैंने इस काम को इस खास दिन और इस निश्चित समय पर पूरा करूंगा। इसे करो, निपटा लो, बात खत्म। फिर इसे करने में कोई परेशानी नहीं होती है ना, क्योंकि आप इसे करके परे कर देते हैं। और इसके अलावा क्या हिस्सा होता है? एक मेंढक। इसे सबसे पहले खाएं, सुबह तुरंत काम निपटाएं, इससे पहले कि आप ईमेल चेक करें या अन्य छोटे काम करें, ताकि आप विचलित ना हो और दूर ना हो उस जरूरी काम से जिसे करना बेहद आवश्यक है। यह सब असल में प्राथमिकता का ही हिस्सा है। अगर आपके पास दो मेंढक हैं जिन्हें आपको सुबह उठते ही सबसे पहले खाना है, तो हमेशा सबसे बड़ी चुनौती को ही अपनी पहली प्राथमिकता बनाएं और फिर उसके बाद ही दूसरी वाली चुनौती को इसके बाद निपटाएं। ये आपकी एक रात पहले योजना तैयार करने के तरीके का हिस्सा है, और ये एक ऐसी चीज है जो आपको रोजाना के आधार पर करनी होगी, या फिर तब जब आप अपने बिजनेस या उस लक्ष्य के लिए अपना समय निकालते हैं जिसे आप हासिल करना चाहते हैं। यह जरूरी नहीं कि ऐसा रोज हो, लेकिन यह निश्चित रूप से पहले से तय होना चाहिए कि आप अगले दिन क्या लागू करने वाले हैं, ताकि आप कह सकें ठीक है, पहले मैं ये काम करूंगा, फिर वह। इस पर आज 78 साल से चर्चा हो रही है। आपने फाउंडेशन लिया है, आपकी मिसेज ने फाउंडेशन लिया है, आपके तीनों बच्चे भी। सर, तो मैंने अपने 3 बच्चों में से 2 को तो फाउंडेशन में नॉमिनी बना दिया, एक को यूजर बना दूंगा, और आप दोनों जो इनकम वहां से होगी उसे बांट देंगे, बस सब कुछ बराबर हो गया। यह भी मुझे समझाना पड़ रहा है। इसके लिए शायद शिक्षा की जरूरत नहीं है, फिर भी हो जाता है। इसलिए जिन्होंने ये गलतियां की हैं वे इस तरह की गिनती यहां आकर ना करें। और एक बात सुनिए, मतलब इसे आज से बहुत मजबूत बनाइए। पत्नी क्या चलेगी? गृह मंत्री, जेल मंत्री, लिटिल मास्टर, डॉक्टर सर तुषार खातीदास के विकास गांधी मालाकार सर। हमारे इस वेबिनार के आज खत्म होने के बाद जो लोग रहेंगे उन लोगों के नाम स्क्रीन शेयर करके बाकी लोगों के नाम मुझे भेज दीजिए। हमारे नए ग्रुप से हम उन्हें निकाल देंगे, सीधे निकाल देंगे। और इस बारे में कोई भी मुझे मैसेज करने की हिम्मत भी ना दिखाए। ऐसी स्थिति में मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा। हम यहां सही तरीके से जानकारी और तकनीकी भाग सिखाने के लिए आए हैं। ह्यूमिटी को अपलोड करने के लिए हमारा यूनिकल ग्रुप बना है। इसीलिए आप बड़े हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, आपका ऑफिस है, आपकी जमीन है, इन सब चीजों में आप लगे रहें, लेकिन यहां इनका कोई बहाना मत दिखाइए। अंत में जो लोग रहेंगे उनके अलावा बाकी सभी को, बाकी नामों को नए यूनिकल ग्रुप के टेक्निकल पार्ट ग्रुप से सीधे ब्लॉक करके निकाल दिया जाएगा। मैंने पहले भी जो कहा था अब भी वही कह रहा हूं। यह यूनिकल मैंने 5 लोगों के साथ शुरू किया था। अगर अब भी 5 लोग आते हैं तो मैं खुश हूं। हर दिन हमारे YouTube पर बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर देखते हैं, उनके लिए कोई संदेश नहीं है। जो लोग टेलीग्राम पर हैं उनके लिए यह संदेश है, ठीक है?
तो बहुत सुंदर तरीके से मैं आपको एक और बात बता रहा हूं जो कि टेक्निकल पार्ट है। अब आप में से जो लोग विक्टोरी में आए हैं, ये 1 बजे टेक्निक है औजार की। यहां से किसी ने कहा है कि इसका कोई संबंध नहीं है। यह भी 1 बजे टेक्निक है, यानी रणनीतिक कौशल। तो यहां कोई भी 2 नामों से नहीं कर सकता, उसे एक ही नाम से प्रवेश करना होगा। अब क्या हुआ जब आप यहां से हो गए भीतर के रास्ते से, यानी इनर वे में, 1 बजे का समय। इंटीग्रेशन का मतलब है जोड़कर एकीकृत कर देना हमारे साथ, कंपनी के साथ, क्योंकि वह उसका सपना है। इसका मतलब है लोगों को पहचान देना और उनकी कद्र करना। इसे करना सीखें। नकारात्मक बातें कहने के बजाय लोगों को पहचान दें और कद्र करना सीखें। मैं फिर कहता हूं, आपके पास ज्ञान नहीं भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता ज्ञान के बारे में। हमारे सीएसआर ने आपको यह फाउंडर मेंबरशिप दी है। आपके पास कितनी प्रतिभा है या आपकी योग्यता क्या है, इसके आधार पर। हां, बिल्कुल, देश में शेयरिंग के लिए। तो क्या उन्होंने सभी को बताया कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, इसलिए उसके बाद ही आपको यह दिया गया सीखने के हिसाब से जितना? शैक्षिक योग्यता देखकर यह फाउंडिंग मेंबरशिप नहीं दी गई है। इसका मतलब है कि अगर आपके अंदर समझ और बुद्धि है तो चलेगा, तब आप लोगों का नाम गिनीज बुक में आ जाएगा। सीएसआर आपको ऊपर उठाएगा। शायद कभी आप देखेंगे कि गिनीज बुक में नाम दर्ज कराने के लिए क्या करना पड़ता है और पूरी दुनिया में आपको कैसे पहचाना जाएगा जब आपका नाम गिनीज बुक में होगा। इसे गूगल पर नहीं खोज पाएंगे, तब आप समझ पाएंगे। इसीलिए हर इंसान को मूल्यांकन करना सीखना चाहिए। चाहे वह काला हो, उसके दांत अलग हो या उसकी आंखें तिरछी हो। मामला यह नहीं है कि वह कैसा दिखता है, उसमें कौन सी प्रतिभा है, उसकी कद्र करें, उसका मूल्यांकन करें। इसमें शामिल है धन्यवाद देने के लिए नोट, पुरस्कारों का जश्न मनाना, अच्छे संबंध बनाना और मजबूत व्यावसायिक परिणामों के माध्यम से दिल से आभार व्यक्त करना। पैसे कमाने के लिए आपको सिर्फ व्यापार में ही रहना जरूरी नहीं है। पैसे कमाने के लिए सिर्फ यह जरूरी नहीं है कि आप इसी व्यवसाय में रहें। बहुत समय पहले की बात है, रेड सर कह रहे हैं कि मेरे पिता ने मुझे एक बहुत ही शानदार सलाह दी थी और उन्होंने कहा था, जब तुम व्यापार में हो तब तुम्हारा हर किया गया काम पैसे कमाने की प्रैक्टिस नहीं है। तुम्हारा हर काम पैसे कमाने की प्रैक्टिस नहीं है। इसे समझाकर बताता हूं, अगर आप सब अनुमति दें माताओं, सिर चकरा जाएगा। मान लीजिए कि इस समय हमारे देश में 6 लाख से अधिक फाउंडिंग मेंबर विक्ट्री हैं। मैं सही कह रहा हूं? हां, अन्य। आपने हमारे लिए यह भीड़ क्यों बनाई है? वहां हमें ट्रेनिंग देंगे। मतलब जैसे मैं कहता हूं कि चाहे वे अकेले कितने भी क्यों ना हो, जब उन्हें मशीन में डाल देंगे दूसरी तरफ से सीधे होकर एकदम वे वैसे नहीं रहेंगे। इसलिए यहां चोर, गुंडा, बदमाश, मेहतर, मोची, नेगेटिव, क्रिमिनल, गुंडा, सभी लोगों को ट्रेनिंग देने के बाद उन्हें पूरी तरह से ईमानदार इंसान बनना होगा। और फिर वे अपने परिवार के साथ आराम करें, आनंद लें। लेकिन उन्होंने महसूस किया कि अगर वह इस बंटे हुए संसार की मदद के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं तो लोगों के जीवन में फिर से अर्थ लाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। पीछे बैठकर यह कहना कि वाह, कम से कम कहीं कोई था जिसने मुझे पीने के लिए पानी दिया, कहीं कोई है जिसने मेरी जिंदगी बदल दी, जिससे मेरे अपने जीवन में अर्थ आ गया। अगर लोग इस तरह कुछ करने की इच्छा रख सकते हैं तो वे न केवल खुद को ऊपर उठा रहे हैं, बल्कि वे जो कर रहे हैं उससे वे अपने आसपास के लोगों, अपने समुदाय, अपने आसपास की दुनिया को भी ऊपर उठा रहे हैं। क्योंकि लोग आपको आपकी जेब में क्या है इसके लिए नहीं याद रखेंगे, बल्कि आपने क्या किया है, आपने जो अच्छा किया है उसके लिए याद रखेंगे। यही वह जगह है जहां आपका नाम लिखा जाएगा। आप चाहते हैं कि लोग आपको कैसे याद रखें, ये आपके ऊपर है। आप जानते हैं, दिन के अंत में मैंने एक बात कही थी, ज्यादातर वेबिनार में मैंने कहा था, चाहे जिस दिन आप पैदा हुए हों, आप अपनी छाप छोड़ेंगे। आप किस तरह की छाप छोड़ना चाहते हैं ये आपके ऊपर है, लेकिन मैं एक बेहतर छाप छोड़ना चाहता हूं। और यही बिल्कुल वही है जो श्री अल्फारा कर रहे हैं। आप जानते हैं, उन्होंने चीजों को देखा, उन्होंने कहा मैं कभी हार नहीं मानूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। मेरा उद्देश्य आप जानते हैं, इस पृथ्वी पर मानवता को ऊपर उठाना है, चाहे आपको पसंद हो या ना हो।
चाहे आप उन पर विश्वास करें या ना करें। वह यह भी नहीं देख रहे कि कौन उन पर विश्वास करता है, वह बस वही कर रहे हैं जो उन्हें सही लगता है। उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि आप सोचते हैं कि वह बाएं जा रहे हैं या दाएं। आप जानते हैं, और यही एक सच्चे दूरदर्शी की पहचान है। कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने चारों ओर होने वाले शोर शराबे की बिल्कुल परवाह नहीं करता, वह अपने दिल में जो है अपने उद्देश्य और अपने मिशन को पूरा करने पर केंद्रित है। ईश्वर द्वारा जब वह इस धरती पर आया था और उसने कहा, मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं जिससे न केवल मेरी जिंदगी बदले बल्कि मेरे आसपास के लोगों की भी। अगर आप खुद को ऊपर नहीं उठा सकते तो दूसरों को कैसे ऊपर उठाएंगे? वह एक सपना बना रहा है, यही उसका सपना है, ताकि मेरा अपना सपना भी पूरा हो सके। आप जानते हैं, वह ऐसा मंच बना रहा है जहां मैं फिर से उठ सकता हूं, जहां मैं कह सकता हूं, ठीक है, जिन लोगों ने अपनी उम्मीद खो दी है उनके लिए भी जीने का एक अर्थ है। आप जानते हैं, जिनकी कोई आवाज नहीं है वे भी अपनी आवाज पा सकते हैं। लोग कह सकते हैं, वाह, मेरे जीने का भी कोई कारण है। कई बार हम अपने साल तो जी लेते हैं लेकिन वैसी जिंदगी नहीं जीते जैसी हम जीना चाहते हैं। क्या होगा अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपको वह मंच प्रदान कर सके? फिर से सपने देखना शुरू करें जहां आप केवल अपने बारे में ही नहीं सोचेंगे बल्कि अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर अपने समुदाय की देखभाल करना शुरू करेंगे। इसीलिए हम यहां हैं, इसीलिए श्रीमान एशफोर्ड। और फिर से जीत के साथ वापसी। राख, एक ऐसा मंच जो आपको शिक्षित करेगा, जो आपको प्रेरित करेगा, जहां आप समुदाय में काम करेंगे, है ना?